हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और आप लोगों को बताए थे कि जो केमिस्ट्री है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, बटा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन आप लोग को मैं 2-3 चैप्टर बताए थे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। ये जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है, तो जिसको हम कहते हैं कि इसको हम बेसिक है, ये सभी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो हम पहले जनरल केमिस्ट्री को ही स्टडी करेंगे। तो आइए, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम इसको स्टडी करें, ठीक है। तो उसके बाद बात को समझिए। तो पहले पार्ट बनेगा हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए लिख देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे आज, और आज से ही हमारा केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होता है रेगुलर रूप से। तो बहुत पहले समझिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझने पहले एटम के बारे में थोड़ा सा समझाया जाए, ठीक है। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता क्या है कि एटम के बारे में जाना जाता है कि एटम है क्या, उसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसा काम व्यवहार करता है, और कुछ चीज़ें हैं जो भी एटम के बारे में भी हम लोग को बहुत कुछ जानना है। लेकिन अभी तक जितना जाने हैं हम उसको एक एक करके आप लोग को समझा देंगे। समझ रहे बात को? चलिए, तो पहले एटम है क्या। तो देखिए, पूरे जो दुनिया है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये एक क्या है, बना दिया आप लोग के लिए, अर्थ बना है, इसके ऊपर तो पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। छोटे बड़े पहाड़ भी देखते होंगे, उसको वो छोटे छोटा वो टुकड़ा होता है तो मिट्टी देखते हैं। तो ये सब मिट्टी जो है, फिर जल है, उसके ऊपर जल है पृथ्वी पर, उसके और ऊपर चल रहे हैं तो वायुमंडल है इसका। ये जितने भी फॉर्म देख रहे हैं आप सब, ये सभी के सभी छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है। और वो कण जो है बहुत ही, मतलब उसको हम इतना छोटा होता है जिसे हम अब देख नहीं सकते हैं, या उसको पहले के अवधारणा के अनुसार जिसे हम अब डिवाइड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते हैं, तो उसी पदार्थ को एटम कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। समझ रहे बात को? कुछ इसके हिस्टोरिकल बातें हैं, जैसे बहुत पहले की ईसा पूर्व की कुछ बातें हैं जिसे हम लोग जानेंगे और उसको धीरे धीरे करके आगे क्रम में बढ़ेंगे। तो ईसा पूर्व में जो दार्शनिक लोग थे, जैसे एक इंडियन दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद, या फिर जो कुछ ग्रीक के दार्शनिक भी थे जैसे प्लूटो, अरिस्टोटल, ये जितने भी थे, उन्होंने यही कहे कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम परमाणु बोलते हैं। समझ रहे बात को? चलिए, तो थोड़ा सा लिखा जाएगा, इसको मिटा दें हम। गर्मी कितना है हो। तो पहला हमारे पास बनेगा हिस्टोरिकल रिव्यू। देखिए, ठीक है, इसमें हम पहले बात करेंगे। एक भारतीय दार्शनिक है, ठीक है, भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद, उन्होंने कहे जो ऑल पदार्थ जो होता है, सभी पदार्थ जो होता है वो बना होता है सबसे सूक्ष्म कण से, और उस सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहते हैं। ऐसे यदि वो कोई प्रूफ ना था, दार्शनिक थे वो तो चिंता करके बोल दिए थे कि ऐसे होता है, सबसे छोटा कण है परमाणु कहलाएगा। लेकिन कोई उनका प्रूफ नहीं था कि मानिए उनका प्रूफ है कि नहीं ये परमाणु है भी किया है, ठीक है। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इसलिए बात करेंगे हम लोग। जैसे डाल्टन के टाइम से ही हम लोग परमाणु को के बारे में जानते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन में जो नियम है, मास कंजर्वेशन रूल्स या फिर डिफरेंट प्रोपोर्शन रूल्स, रेसिप्रोकल रूल्स, तो ये सभी रूल के अनुसार उन्होंने कहा कि नहीं, जो पदार्थ होता है वो निश्चित ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उसी आधार पर उन्होंने एक थ्योरी भी दिए थे जिसे बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। हम उस पर भी बात करेंगे। तो पहले इसको प्रीव्यू करा दे आपको हिस्टोरिकल बातें में। हिस्टोरिकल ये देखिए, बीसी पूर्व है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अभी उस समय में ईसाई धर्म में कोई नाम निशान नहीं था, उस टाइम से पहले की बात है ये सब। तो जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने, भारतीय दार्शनिक जो थे
जिनका नाम है महर्षि कर्नाड। सबसे पहले इन्होंने ही परमाणु के बारे में बताया कि पर जो पदार्थ है वो सबसे सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। उसके बाद जो आते हैं दूसरे नंबर पर, ठीक है, ये आप लोग को देखिए जो लाइन बाई लाइन जो है इसको हम लिख नहीं रहे हैं, ये आपको बस एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और ये जो आपको मिलेगा लाइन बाई लाइन लिखा हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप वहाँ से PDF उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिलेगा। दूसरा देखिए यहाँ पर होता है एरिस्टोटल एंड एक वैज्ञानिक का नाम है प्लूटो। ये दो जो है दार्शनिक है, ये एक कहाँ के थे, तो ये जो थे वो ग्रीस जो है, ग्रीस देश है उस देश के, समझ रहे बात को। इसलिए वहाँ पर ये ग्रीस देश है जिसका लैंग्वेज जो होता है ग्रीक होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो दार्शनिक थे उन्होंने भी मान लिया ये कि नहीं, जो पदार्थ है वो सबसे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसको परमाणु ही बोलते हैं। अब उससे क्या कहते हैं, वो जो होता है इनडिविजिबल होता है, मतलब अब उसको हम लोग नहीं इसको देख नहीं सकते हैं, अदृश्य होता है, समझ रहे बात को। वो क्या होता है, अदृश्य होता है, उसको अब हम और तोड़ नहीं सकते हैं या फिर उसको हम और काट नहीं सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में कब ये सामने आया बात, इसका कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि परमाणु रियली में सबसे छोटा कण है पदार्थ का, जब आया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ रहे बात को। इस बात के बाद, ठीक है, इस रूल के बाद, इस नियम के बाद ही डाल्टन साहब ने कहे थे कि नहीं, परमाणु जो है वो दुनिया का सबसे छोटा कण है। ऐसे पहले लोग बोलते थे लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था, तो इसलिए वजह से उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन बात के समझिए, ये पहले ही बात है, डाल्टन साहब भी बहुत पहले के आदमी थे, 1800 के नज़दीक वाले, समझ रहे बात को। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हुआ, तब से परमाणु में बहुत कुछ चेंजेस हुए, ठीक है। और वो नहीं कि परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। परमाणु के अंदर भी कुछ कण है, ठीक है, और उस कण को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, कौन कौन से कण हैं जो मेनली रूप से होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी के बारे में। अभी तो उसमें बहुत सारे होते हैं, मेजॉन, मेसॉन, क्वार्क, ये सभी होते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे मेनली रूप से 3 को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समझ रहे बात को। तो देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास फॉर्म है, इसको हम आप लोग इथे फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें आप लोग को लिखे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम वहाँ पर इसमें जितने रूल्स होते हैं सभी को पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बता दें आपको, इसमें जो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या आता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। ऐसे 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। द्रव्यमान मतलब उत्पन्न होता है, नहीं नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरित होता है, यही इसका रूल है। द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण का मतलब है उसमें स्थिरता में वो माने वो नहीं नष्ट होगा, न बदलेगा, वो जेम का त्यों रहेगा, संरक्षित कर दिया गया उसको कि जितना है उतना रहेगा। अगर इधर से इधर हम इधर देते हैं किसी चीज़ को, तो हम वापस इधर से लेंगे, समझ रहे बात को। ये नहीं कि ऐसा माने हम इधर दे दिए तो फिर वो खत्म हो जाएगा, नहीं। अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करिए, यानी कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि ये जो है एक क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र को हम यहाँ से इतना दे देते हैं तो इस क्षेत्र को हम इधर से इतना लेबो करेंगे, तो ये रहा हमारे पास संरक्षित करने का तरीका, ठीक है। अब बात को समझिए, देखिए, तो उसी इसके आधार पर और एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिफिनिट मतलब निश्चित अनुपात के नियम। दूसरा क्या है हमारे पास, इसमें ही आता है निश्चित अनुपात के नियम, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए ये कहता है नियम कि अगर कोई भी कंपाउंड मतलब कोई भी अगर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, या ये आपस में अभिक्रिया करके और ये H2O का फॉर्मेशन कर रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
आपस में विक्रिया करके किसको बना रहा है, H2O का निर्माण कर रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित रेशियो में ही हमेशा H2O का फॉर्म करेगा। ये नहीं होता कि जैसे जितना मन उतना हम डाल दिए हम जल को निकाल लिए, ऐसा कभी नहीं होता है इस रूल के अनुसार। समझ रहे बात को? तो इस दोनों के आधार पर उन्होंने कहे डाल्टन साहब कि नहीं, एक बात तो है, जो पदार्थ है वो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके अंदर एक छोटे छोटे कण हैं। हम इतना बहुत लिए हैं लेकिन इसमें एक आधा छोटे छोटे कण है और इसमें बहुत सा छोटा छोटा है कण है, और ये कण एक साथ जुड़ रहा है। समझ रहे बात को? ये कण एक साथ कह रहा है जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद H2O का निर्माण कर रहा है। तो ये जो है इसमें जो दिख नहीं रहा हमको वो ही क्या है, परमाणु है। और उसी के आधार पर उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दिए थे जिसे बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी के अनुसार क्या था बात, उसके कुछ अवधारणा है या उसको बोल सकते हैं परिकल्पना, वो भी उनका ज़्यादा सत्य बात नहीं है, वो भी थोड़ा गलत है, लेकिन हम लोग को जानना है उसको कि क्या कहे थे, जो कहे उनको तो जानना पड़ेगा। तो उनका बात ये था, इसको पहले हम साफ कर दें। देखिए उनका बात ये क्या था, डाल्टन लिख दें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। चलिए हम इसमें बात करेंगे। इन्होंने क्या कहे थे कि पदार्थ जो है इनकी अवधारणा है, ठीक है, सोच है, ये सोच था उनका। उन्होंने कहा है कि पदार्थ जो होता है वो सबसे छोटा कण है। पदार्थ क्या है, वो सबसे छोटा कण परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसे काटा नहीं जा सकता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, काटा नहीं जा सकता है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वो कण जो है, इस कण को, जो सूक्ष्म कण है उसका बोलेंगे परमाणु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। देखिए इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है नॉन, एटम का मतलब होता है कट, मतलब ये अब कट नहीं सकता है। समझ रहे बात को? अब इसे हम काट नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एटम। समझ रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। उन्होंने दूसरा नंबर में क्या कहा? दूसरा नंबर में कहा है उन्होंने कि अगर कोई पदार्थ है, समझ रहे बात को, जैसे मान लो कि एक एलिमेंट ले रहे हैं, एक तत्व ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये जितने भी तत्व हैं, तो इन सभी तत्व का जो परमाणु होता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बक्सा में क्या भर दिए, बक्सा में भर दिए हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का छोटे छोटे क्या दर्शा रहे हैं, ये परमाणु दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये बक्सा में छोटे छोटे क्या है, हम जो दर्शाए अभी, ये परमाणु है। तो इस वाले बक्सा में इसका जैसा नेचर होगा, इसका भी यही नेचर होगा। मतलब ये दोनों जो है पार्टिकल्स एक जैसा नेचर को रखेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु है। समझ रहे बात को? दोनों क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु। तो उन्होंने दूसरे बात में कहे कि एक तत्व का जो परमाणु होता है वो समान होगा, जितना भी परमाणु होगा वो समान होगा। वास्तविकता नहीं है, ये आगे बताएंगे आपको, लेकिन उस टाइम उन्होंने कहे थे ये बात कि किसी एक एलिमेंट का जो परमाणु होता है वो समान होता है। अगर हम बात करते हैं, एक बक्सा और बना दिया यहाँ पे, देखिए इस बक्सा में हम ऑक्सीजन भर दिया, बोले बात, समझ रहे बात को? तो उन्होंने कहे कि अगर इस बक्सा में जो कण है और इस बक्सा में कण है, ये भी समान गुण को रखेगा, लेकिन अगर ये दोनों बक्सा की तुलना करें, मतलब इस वाले में किस वाले में की तुलना करते, ये दोनों कभी मैच नहीं करेगा, ये दोनों समान गुण नहीं रखेगा, क्योंकि ये दोनों, ये वाला हाइड्रोजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। समझ रहे बात को? अब काहे नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनल चीजें हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको, ये परमाणु भी क्या है, कटेबल है। भले उन्होंने कह दिए कि अनकटेबल है, मतलब उसको हम काट नहीं सकते हैं, लेकिन परमाणु को भी काट सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। इसी वजह से ये डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाता है। इस वजह से इसका गुण भी क्या होता है, बदल जाता है।
समझ रहे बात को? चलिए समझ रहे होंगे। चलिए इधर मिटा दे इसको। चलिए अब आगे हम बात करेंगे इनका दूसरा बात क्या कहें उन्होंने कि अगर मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट के परमाणु ही भाग लेता है। जैसे अभी आप लोग को बताए थे, अगर हम इस बक्सा में क्या डाल दिए, चलिए इस बक्सा में सबसे वही हाइड्रोजन जो आसान होता है तो हम इसको डाल दिए। ये सभी हाइड्रोजन के परमाणु हैं और ये जो हमारे पास इस बक्सा में जो है ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो बना रहे हैं इस बक्सा में क्या बना रहे हैं, ई बक्सा में जो बना है डॉट डॉट, ये जल के मोलकुल्स है, यानी कि ये जल है। जो बिंदु दिख रहा है H2O है और ये जो बिंदु है वो है ये बिंदु जो दिख रहा है हमको H है। समझ रहे बात को? अब देखिए कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन में कौन सा भाग लेता है, तो केमिकल रिएक्शन में ये कण भाग लेगा, ये दोनों आपस में जुड़ेगा, मतलब ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, इसमें का देखो 2 हाइड्रोजन है तो इसमें का 2 आएगा और इसमें एगो ही आएगा। ये जो है तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा ऐसे, ठीक है, और ये जुड़ के ऐसा बनेगा, मतलब ये एक पार्टिकल्स का निर्माण किया ऐसा इस तरह से, और जिससे हम बोलेंगे क्या हुआ H2O, मतलब ये जल बनेगा। उन्होंने यही बात कहे थे कि जो एलिमेंट के परमाणु होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर, इसको मिटा दे हम। देखिए उनका अगला बात क्या था, अगला बात सिंपल है। उन्होंने कहे थे कि अगर मान लीजिए आपको जल बनाना है, ठीक है, जल का निर्माण करना है, तो ये नहीं कि आप जय गो मन तय गो इसको ले सकते हैं। इसको माने हम ले लिए 3 गो इसको जल, इसको लिए हाइड्रोजन को और 2 गो ले लिए ऑक्सीजन, कहेंगे हम H2O बनेबे करेंगे, 3 गो हमको H2O चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि जब भी H2O बनेगा तो H2O बनने के लिए क्या देखिए, तो हम कहें कि 1 गो हई चाहिए और 2 गो हई चाहिए। समझ में बात को? मतलब हई वाला हाइड्रोजन में के 2 गो चाहिए बिंदु, मतलब परमाणु, और ऑक्सीजन के 1 गो परमाणु, तब ये तीनों एक साथ रहेगा तब जल बनेगा। मतलब ये फिक्स है, इसमें से 2 गो चाहिए, इसमें से 1 गो चाहिए, तब 1 गो जल बनेगा। समझ रहे बात को? तो ये कहें कि ये जो है परमाणु जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में ही अभिक्रिया करके या कंबाइंड होकर जुड़कर क्या बनाते हैं, कंपाउंड या फिर मोलकुल्स, मतलब यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। समझ रहे बात को? किसी को दिक्कत है? दिक्कत हो तो कहना हमसे। चलिए अब इसको बता दें। लेकिन हुआ क्या, अभी तक वो कंसेप्ट ठीक ठाक था, ये काम कर रहा था, ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते थे इसके अंदर, परमाणु के अंदर अभी जानबे नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या काम हुआ कि आ गए माइकल फैराडे साहब। समझ रहे बात को? कहाँ गए? माइकल फैराडे साहब आ गए और उन्होंने एगो क्या किए कि एगो बैटरी सैटरी जोड़ के कुछ घटना को घटा दिए, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। अरे बैटरिया देखे होंगे आप लोग, जो बैटरिया है आप लोग देखे होंगे, बचपन में आप लोग नहीं किए हैं लेकिन हम बहुत किए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो खराब नीपू का बैटरी है उसको ऐसे हम कनेक्ट करते थे, ऐसे, ठीक है, इसमें से ऐसे जोड़ते थे, कनेक्ट करते थे, ऐसे बहुत तरह कनेक्ट करके और इसमें से क्या करते थे, हम लाइटों को जलाते थे, क्योंकि बॉल 2 रुपये का मिलता था, उसको हम जला लेते थे। तो इसमें देखते थे कि धीरे धीरे जो था कि यहाँ पर जो है, या फिर आप बैटरी को देखिएगा तो उस बैटरी पर धीरे धीरे जब नीपू बैटरी खत्म होने लगेगा तो इधर से कुछ मटेरियल, कुछ चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। समझ रहे बात को? क्या करता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ को छोड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये पदार्थ निकला और उसके बाद यहाँ से लाइन भी निकल रहा है, जितना लाइन दे रहा है उसके बाद इधर पदार्थ रिलीज कर रहा है। इस बात तो इसमें है, मतलब पदार्थ और लाइन में कुछ गड़बड़ेशन है, मतलब बिजली में वहाँ पे। आखिर वो आया कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पदार्थ के अंदर कुछ ऐसा खास बात है जिससे उसमें से विद्युत धारा उत्पन्न होगा, नहीं तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता। उसके अंदर जो परमाणु है, पदार्थ क्या है, किससे बना है, तो परमाणु से। तो परमाणु के भी अंदर कुछ होना चाहिए जिसके वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हुआ।
तो वहीं पे क्या किए, एक नाम आता है स्टोनी, ठीक है, जे स्टोनी, जीसस स्टोनी इनका पूरा नाम होता है। उन्होंने ही कहे कि देखिए ये जो है इसमें से निकल रहा जो है ये इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे बात को? उन्होंने क्या कहे कि जो निकल रहा है इसमें से इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बारे में कुछ कहे नहीं, कहने के बाद वो बस मतलब अब कहने का क्या वो सीन है, कह दिया कि जो इसमें परमाणु है उसके अंदर एक कण है जो इलेक्ट्रॉन है, और वही इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत क्या होता है, गमन कर रहा है, इसमें से यहाँ से लाइन पास कर रहा है। अगर वो नहीं होता तो नहीं करता। अब ये कह गए, इसका प्रूफ कुछ देवे नहीं किए, बस कह दिए। ऐसे इसका मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है ई मतलब रिमूव, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ई से मतलब होता है रिमूव, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर, क्योंकि सबसे पहले विद्युत का जो ना अंबरे पर रट के लगा देखिए किया गया था। ये आपको राजकांति से बताएंगे, समझ रहे बात को? तो ये यहाँ से फॉर्म हुआ, बस उन्होंने कहा कि छोड़ दिए। तो अब इस पर विचार होने लगा कि अरे यार परमाणु तो हो गया, परमाणु के अंदर तो कह के चले गए कि इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ है, अब इसको हम खोजेंगे। अभी खोजने के तरीके में क्या हुआ कि चलिए सबसे पहले जो नाम आता है, ठीक है, वो नाम आता है माइकल फैराडे का ही, ठीक है। उन्हीं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस सब में, क्योंकि बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने दुनिया को ही बदल दिए। अगर वो नहीं होते तो आज दुनिया बहुत ही दुनिया आज ऐसे नहीं होती, क्योंकि आज हम जो भी देखते हैं उन्हीं के बदौलत देखते हैं, क्योंकि मोटर है, ठीक है। आज कोई भी कार्य जो होता है मोटर और डायनामो के थ्रू होता है, और वो उन्हीं ने बनाए थे मोटर। आज मोटर नहीं होता तो यातायात या फिर पंखा, बिजली, जो भी आप देख रहे हैं इधर जो भी चलने वाला सामान है वो नहीं होता। उनका बहुत बड़ा योगदान है मैंने पूरे विश्व को विकास की ओर ले जाने में। तो उन्होंने ही एक बनाए थे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बनाए थे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ट्यूबा को थोड़ा फिगरवा हम यहाँ पर बना दें, ठीक है। ये जो है इस तरह से होता है। ये जो है कांच के नली है, गोल कांच के नली है। ये खोखला है, ये नहीं किसी का भरा हुआ है कुछ, नहीं नहीं नहीं, ये नली मतलब खोखला होता है। समझ रहे बात को? ये ऐसा है। और उन्होंने क्या किए, ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बात को आपको बता दें। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अब डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो डिस्कवर हुआ था एक एक्सपेरिमेंट से हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है CRT एक्सपेरिमेंट। अब इसका पूरा नाम लिख दे हो, देखिए, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये इसका पूरा नाम था, ठीक है, क्योंकि कैथोड रे ट्यूब में आया था इसलिए इसका पूरा नाम ऐसा होता है। चलिए अब बात को समझे। अब देखिए ये जो आविष्कार किए थे, कौन किए थे? तो माइकल फैराडे साहब इसको बना के चले गए थे, ठीक है। बना थे उन्होंने, क्या किए थे कि इसमें एक प्लेट लगा दिए थे दोनों छोर पे, और ये कांच का बना है, और ये कांच के दोनों को दो से क्या बोलते हैं, एक बैटरी को जोड़ दिए थे, और यही फॉर्म है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर बैटरी को लगाना होता है। अगर बैटरी का ये टर्मिनल माइनस है, मतलब ये यहाँ ये जो हम तार जोड़े हैं माइनस से जोड़े हैं बैटरी को, तो ये भी भाग का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस माइनस को क्या बोलते हैं? तो इस माइनस को कैथोड कहा गया, ठीक है। अबे कोई कैथोड कहा गया, अब ये काहे कहा गया इसका बात नहीं है, ठीक है। बस कैथोड कहा गया तो कहा गया कैथोड। समझ रहे बात को? अब नाम को इसी को भी रख सकते हैं। ये प्लस वाले को क्या कह दिए उन्होंने? एनोड कह दिए। समझ रहे बात को? तो ये प्लस है, ये प्लस है। अब बात को आगे को बढ़ाया जाए। अब इसके बाद उन्होंने कुछ इस पे बात ज्यादा विचार किए नहीं। तो एक वैज्ञानिक का नाम होता है जिसका नाम होता है विलियम क्रूक एंड, ठीक है, ऐसे जनरली यही थे, ठीक है, विलियम क्रूक थे, ठीक है। उन्होंने क्या किए ना कि अब इसमें बैटरी को अब कनेक्ट करके इसमें लाइन को पास कर दिए।
और जब लाइन को पास किए तो उन्होंने देखे ना कि इधर से, ठीक है, इसमें गैस भरा रहता है। याद रखिए इस वैक्यूम पंप से इसको प्रेशर को, इसके इंटरनल प्रेशर को उन्होंने कम किए। कम कहाँ तक है? -4 mmHg। यहाँ पर प्रेशर आ गया, इतने इसमें जो प्रेशर था उसको -4 mmHg कर दिए। और यहाँ पर वोल्टेज को अप्लाई किए कितना? हाई वोल्ट। उन्होंने क्या किया? हाई वोल्ट को अप्लाई किया। तो उन्होंने देखे कि इधर से कुछ किरण जो है वो इधर की ओर, माने इधर से इधर जा रही है। बोर्ड पर देखिए, इधर से इधर जा रही है, मतलब कैथोड की ओर से एनोड की ओर जा रही है। वास्तविकता में ये किरण दिखाई नहीं देता है। ये किरण क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। समझ रहे बात को? इसके प्रभाव देखा जाता है जब हम इधर क्या करते हैं, एक फ्लुरेंस लगा देते हैं, मतलब जेडीएनएस का स्किन लगा देंगे इधर, इसके प्रभाव को देखने को मिलता है कि इधर से कुछ किरण क्या हो रही है? आ रही है, ये चमकने लगता है। समझ रहे बात को? तो उन्होंने इस बात को देखे और इस बात पर कहे, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में नहीं कहा कि यह इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। और बात को समझिए, ये किरण उत्पन्न कहाँ से हो रही है? समझ रहे बात को? ये किरण कैसे उत्पन्न हो रही है? उस टाइम में तो कहा गया कि विलियम जो क्रूक थे, उन्होंने कह दिया कि ये किरण जो है कैथोड किरण है, जो हाई वोल्ट अप्लाई करने पर इधर से निकलता है। लेकिन इसका जो जनरली ये निकला माइनस है और प्लस की ओर गया, इसका क्या फंडा है? आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये हाई वोल्टेज पर ही क्यों हुआ, लो प्रेशर पर क्यों हुआ? समझ रहे बात को? इसको बारे में हम समझेंगे आज, ये हाई वोल्टेज और लो प्रेशर क्यों आवश्यक है। क्योंकि कुछ इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखा गया इस किरण को। तो उस किरण को प्रॉपर्टीज को देखने के बाद जे थॉमसन ने इसे इलेक्ट्रॉन कहे कि नहीं, यही इलेक्ट्रॉन है, ये कण है, ये जो किरण है वो कण है, और इस कण को उन्होंने क्या कह दिए? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कहा जाता है जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? देखिए तो इलेक्ट्रॉन नाम दिए थे जीएस्टोनी। बात को समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बनाए कौन? माइकल फैराडे। और उसमें कैथोड रे को जो जनरेट किए, खोजे थे, तो वो क्या उनको खोजे थे? विलियम क्रूक। और बाकी सब प्रॉपर्टीज को खोजने के बाद लास्ट में जे थॉमसन ने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिए थे। समझ रहे बात को? तो इसके प्रॉपर्टीज को देखा जाए, सीआरटी एक्सपेरिमेंट में जो इसका प्रॉपर्टीज है कैथोड रे के लिए, इसके बारे में ये कैसे बिहेव करता है, ठीक है, इसके बिहेवियर को थोड़ा समझिए। अगर इस रे के, यानी कि अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे बात को? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में हम लोग देखेंगे कि क्या इसका प्रॉपर्टीज है। अब इस लाइन में ये जो ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब में अगर हम एक अपारदर्शी मटेरियल रखते हैं तो इसका देखते हैं कि छाया बनता है। उन्होंने देखें क्या बनता है? छाया। मतलब ये है, मतलब क्या है? ये है कि ये इसका छाया बनने का मतलब कि ये जो किरण है वो कहाँ जा रही है? सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें रहती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इसको मुड़ना होता है तो ये ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के फिर ऐसे चला जाता है। लेकिन ऐसा जब आता है तो इसका क्या बनता है? शैडो बनता है। यहाँ पर छाया इसका बनबे नहीं करता। तो छाया नहीं बनने का मतलब, क्योंकि ये इधर अइबे नहीं किया, ये यहाँ से ऐसे घूम गया, सीधा चला गया, इधर आके इधर चला गया, इधर आके इधर मैंने चला गया, इसलिए इसका छाया इधर बना। तो मतलब कैथोड किरण जो होता है वो जो है सीधी रेखा में गमन करती है, और ये एक किरण अदृश्य होता है, क्योंकि इसके प्रभाव को हम कहाँ देख रहे थे? इस स्क्रीन पर देख रहे थे, न कि हमको यहाँ दिखता है। यहाँ नहीं दिखता है बल्कि यहाँ पर दिखता है। समझ रहे बात को? किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसमें क्या करते हैं, एक पंखा को रखते हैं, ये हल्का पंखा है, तो ये पंखा क्या करता है? घूमने लगता है। मतलब क्या हुआ? इसका पहला प्रॉपर्टी था हुआ वाला कि कैथोड रे सीधी रेखा में गमन करती है, समझ रहे बात को? और दूसरा इसका प्रॉपर्टी अभी बताएं कि यहाँ पर हल्का पंखा हम रखे थे तो पंखा का घूमने लगा। अभी घूम रहा था, कैसे घूम रहा था आपको बता दे, ठीक है। देखिए अभी हम कहें ये पंखा, मतलब ये एक, जैसे हमारे हाथ को थोड़ा समझिए, ठीक है। जैसे ये सपोज मान लीजिए कि एक पंखा, ये जो धुरी है और ये पंखा का एक डायना है,
समझ रहे बात को? ये पंखा का एक डायना है और इसको हम ऐसे रखे हैं और इधर से ये इस हाथ को समझिए, इस ई वाले को समझिए, ये क्या है? कैथोड किरण है, इधर से आने वाला ये, ठीक है। अब ये आया इधर से टक्कर मारा, ये क्या हुआ? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मारा, ये टक्कर मारा, ठीक है। जनरली लाइट जो है, जो सूर्य से किरण आती है तो वो टक्कर मारती है हम लोग पर भी, लेकिन हम लोग कुछ होता है, हम पीछे करते जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, जिसे हम नगण्य मान, वो इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट मतलब उसका लगभग खत्म, समझ रहे बात को? लेकिन इसका जो है कुछ द्रव्यमान है, क्योंकि ये आया इधर से मारा और ये से घूम गया, इसके अंदर ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कैसा है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। ये गति तो कर ही रहा है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है। तो वेलोसिटी तो ही क्या है कि इधर से दौड़ के आ रहा है इधर, अब साथ में मास नहीं रहता तो ये एनर्जी का फार्मूला नहीं बनता, क्योंकि अगर मास 0 होता तो ये फॉर्म 0 हो जाता, तो ये फॉर्म 0 होता तो ये ऐसे घूमता नहीं, समझ रहे बात को? लेकिन इसके पास मास है, ये अपना दिया इधर से रोटेट करा दिया। इसीलिए कहते हैं कि कैथोड रे जो होता है द्रव्यमान युक्त होती है। क्या होती है? कैथोड रे द्रव्यमान युक्त होता है। समझ रहे बात को? अब बात को आगे समझिए। दूसरा अगला नंबर, अगर हम इसी वो क्या करते हैं, इस किरण में, ये किरण है, अगर हम एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, विद्युतीय क्षेत्र लगाते हैं, तो अब ये क्या हुआ किरण कि ये जो है किरण प्लस की ओर जाने लगा। क्या होना? प्लस की ओर झुकने लगा इधर। अब ये झुका क्यों भाई? बात को समझिए। अब ये झुका क्यों? आखिर प्लस की ओर झुकने में क्या सीन है? तो हम कहते हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे के अट्रैक्शन करता है और माइनस माइनस एक दूसरे का करता है, रिपल्सन करता है। माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, या प्लस प्लस रिपल्सन। क्या बोले अभी? हम बोले माइन प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन, ठीक है। और माइनस प्लस अट्रैक्शन, और माइनस माइनस भी क्या होगा? वही रिपल्सन होगा। समझ रहे बात को? तो ये जो है प्लस की ओर झुका, मतलब ये माइनस होगा तब ना अट्रैक्ट हुआ हो, झुक गया मतलब आकर्षित हो गया। तो ये किरण कैसा है? निगेटिव हुआ। और इन सभी क्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जे थॉमसन ने कहे कि यह जो कण है, वो जो किरण देख रहे हैं, ये किरण नहीं बल्कि एक कण का गुच्छा है, और इस गुच्छा को उन्होंने कहे इलेक्ट्रॉन। क्या कहे? इलेक्ट्रॉन। और इस तरह इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। लेकिन आपको बताया कह रहे थे कि यहाँ पर हाई वोल्टेज की क्या आवश्यकता है? नहीं, कहा था आपको बताएंगे हाई वोल्टेज की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग थोड़ा सा इस पर गौर करें बात को, तो हम इसको मिटा दें। यहाँ पर हाई वोल्टेज का क्या सीन था लगाने का, ठीक है। देखिए अब ये इस पर हम बात करेंगे। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, तनी बड़ी बढ़िया नहीं बना है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग थोड़ा बढ़िया बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसमें क्या रखें? ये प्लेटवा लगा दिए हैं। ये प्लेटवा क्या कहते थे? जोड़े थे। किससे जोड़े थे हम लोग? तो यहाँ पर ये था माइनस, ये प्लस था, ये क्या था? प्लस था। मतलब ये कैथोड था, ये क्या था? एनोड था। ये कैथोड, ये एनोड। इसमें हम क्या कहते हैं? गैस भरे थे। क्या भरते हैं? गैस। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस भरे हैं, तो हाइड्रोजन का ये परमाणु को हम इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। ये प्लस है न्यूक्लियस, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लगा दिए। चलिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? हमको ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कहाँ से देते हैं? तो ऊर्जा यहाँ पर देखिए, ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, उसका फॉर्मूला है चार्ज गुना पोटेंशियल, विभव। आवेश गुने विभव या विभवांतर उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है वोल्टेज, एनर्जी बराबर। अब चार्ज तो इसका फिक्स होता है बाबू, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसका चार्ज क्या होता है? फिक्स होता है। तो करना क्या पड़ेगा हमको? हमको वोल्टेज को बढ़ाओ, ताकि ये जो है एनर्जी जो है इसमें से, क्योंकि अब मान लो कि कोई जैसे यहाँ द्वार पर ये खड़ा है व्यक्ति, और द्वार पर शुक्र है कि हम जइबे नहीं करेंगे,
वो कहा हम जइबे नहीं करेंगे, उसको धक्का मारना है, धक्का मार के बाहर करना है। अब धक्का मारने में तो एनर्जी की आवश्यकता ही भी किया है, तो एनर्जी ये कितना हमारे पास एनर्जी है कि हम उसको ठेल के बाहर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वही बात हो रही है कि एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी जो है यहाँ से आएगा, ठीक है, एनर्जी यहाँ से देने वाला है, और ये एनर्जी जो है जितना ही अधिक रहेगा इसके बराबर, मतलब हम चार्ज वोल्टेज को बढ़ाते गए, चार्ज फिक्स है तो इसको जितना एनर्जी चाहिए उस पर ये बाहर निकलने वाला है। तो वोल्टेज बढ़ाओ तो एनर्जी बढ़ेगा, तो ये बढ़ाते इतना हम एनर्जी कर दिए कि ये इसके यहाँ से चला जाएगा। तो ये है निगेटिव चार्ज, तो ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर, तो ये पॉजिटिव की ओर क्या हो गया, मूव कर गया। समझ रहे बात को? तो ये वाला बात को समझिए, ये वाला वोल्टेज हाई करने का यही सीन है कि हाई वोल्टेज पर ये क्रिया होती है, लो वोल्टेज पे नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ा दीजिएगा ना, बहुत अधिक मात्रा में गैसेस रख दीजिएगा तो ये काम नहीं करता है, इसके लिए और वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? ये प्रोसेस है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ, और समझ रहे बात को? इसके बाद हम लोग जो अगला जो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, उन्होंने एक रेशियो दिए E/m रेशियो, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और इसको सीखो करेंगे कि E/m रेशियो कैसे निकालते हैं या कैसे फॉर्म में कितना उसका मान होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।